Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palicha here. Today we are going to start with our new part of the morphology of flowering plants. इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे फ्लावर एंड इन्फ्लोरेसेंस को लेके, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर रहेगा वो कम्प्लीटली डिस्क्रिप्शन रहेगा इन डिटेल विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लावर, फ्लावर पार्ट्स एंड इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो बढ़ते आगे, जैसे कि आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पे एक सिंपल सा डायग्राम रखा हुआ है जिसको आप लोग लाइक क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो। इसी को कहते हैं एलएस ऑफ द फ्लावर। तो जैसे कि आप लोग नीचे देख रहे हो एक ऐसा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, उसको कहते हैं पेडिसेल। ओके, आगे जो स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर है उसको थैलेमस या फिर रिसेप्टेकल कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझने के बाद आपको क्या याद रखना है, तो ये यू कैन सी अ स्मॉल राउंड लाइक स्ट्रक्चर ओवर हियर जिसको हम लोग कहते हैं ओवरी। ओवरी से एक लॉन्ग फिलामेंट निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं स्टाइल। स्टाइल आगे जाके स्टिग्मा बनाता है जो कि स्टिकी सब्सटेंस होता है ताकि पोलन ग्रेन उसके ऊपर आके चिपक जाए, ठीक है। तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी जो होता है इसको गाइनेशियम कहते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको पिस्टिल भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर जो देख रहे हो उसी को फिलामेंट भी कहते हैं, और जो ऊपर ऐसे जो लोब लाइक स्ट्रक्चर जो आप लोग देख रहे हो इसको एंथर कहते हैं, ठीक है। सो ये दोनों मिलके एंथर प्लस फिलामेंट मिलके स्टेमन कहा जाता है, ठीक है। इतना समझने के बाद हम लोगों ने बात की विद रिस्पेक्ट टू द एंड्रेशियम। मेल पार्ट को एंड्रेशियम भी कहा जाता है, स्टेमन का दूसरा नाम, ठीक है। और पिस्टिल का दूसरा नाम गाइनोशियम। इतना समझने के बाद लेट्स फोकस ऑन द petals. So this bigger structure you can see over here, these are petals. और जो यहाँ पे छोटे दिख रहे हैं रेड कलर के, इनको हम लोग सेपल कहते हैं। पेटल्स फॉर द अट्रैक्शन ऑफ द इंसेक्ट और सेपल्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द बर्ड, फ्लोरल बर्ड कंडीशन में, ठीक है। तो ये सारी बातें होती है, फ्लावर के पार्ट्स होते हैं इतने सारे, ठीक है। तो अभी इसको डिटेल में देखो नीचे कैसे डिस्क्राइब किया गया है। कैलिक्स, दिस इज नॉर्मली एन आउटरमोस्ट ग्रीन पार्ट। फंक्शन जो होता है प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ बर्ड कंडीशन, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। इंडिविजुअली हम लोग इसको सेपल भी कहा जाता है, ठीक है। पेटल्स का दूसरा नाम होता है कोरोला। ब्राइटली कलर्ड होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को ताकि पॉलिनेशन सक्सेसफुल हो जाए। दिस टू आर नॉन एसेंशियल वर्ल्स बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो एग्जाम में अगर पूछा जाएगा नॉन एसेंशियल वर्ल्स कौन से हैं, तो याद रखना कैलिक्स एंड कोरोला होते हैं। एसेंशियल वर्ल्स के बारे में अभी बात करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके पहले आप लोग देख लो यहाँ पे इंडिविजुअल स्टेमन वर्ल्स together will be called as a androecium. It is a male reproductive structure. Gynoecium जो हम लोग पिस्टिल वगैरह कहते हैं जिसमें स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी आ जाता है, ठीक है। एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम टुगेदर विल बी कॉल्ड एज द एसेंशियल वॉल्स। इतना समझने के बाद फ्लावर का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो फ्लावर क्या है? इट इज ए हाईली कंडेंस एंड मॉडिफाइड स्टेम। ये स्टेटमेंट है जो नीट में पूछा जाता है, आप लोगों को कंपलसरी यहाँ पे इसको समझना है, ठीक है। देखो प्लांट पे कोई भी चीज अगर डेवलप्ड होनी है तो हमेशा हमको पता है कि वो नोडल रीजन से डेवलप्ड होती है। तो फ्लावर के जितने भी पार्ट देखे ना हम लोग ने, मान लो ये ऐसा यहाँ पे स्टेम पार्ट है और स्टेम के ऊपर आप लोग नोड्स देख रहे हो, ठीक है। ये हर एक नोडल रीजन से, लाइक फ्रॉम द एपेक्स रीजन यू विल सी द ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा विल बी डेवलप्ड। दूसरे नोडल रीजन से वी कैन सी द एंथर हैज बीन डेवलप्ड, फिलामेंट के साथ स्टेमन इज बीन डेवलप्ड। नेक्स्ट जो नोड है वहां से पेटल आया, फिर नेक्स्ट नोड जो है वहां से कैलिक्स आया, ठीक है। ये ऐसे फॉर्मेशन में हुआ है। लेकिन क्या हो गया, ये सारी बातें जब कंडेंस्ड हो गई, हाईली कंप्रेस्ड हो गए, तो ये ऐसे लगने लगा कि सारी बातें एक ही जगह से ओरिजिनेट हो रही है। समझ में आई बात? तो सारी बातें जब कंप्रेस फॉर्म में देखोगे तो वो फ्लावर जैसे दिखता है, जैसे कि हम लोगों ने अभी डिस्क्राइब किया, ठीक है। सो ऑल फोर वर्ल्स आर प्रेजेंट, देन द फ्लावर विल बी कॉल्ड एज अ कंप्लीट फ्लावर। मतलब एसेंशियल नॉन एसेंशियल वर्ल्ड साथ में प्रेजेंट होंगे तो हम लोग बोलेंगे कंप्लीट फ्लावर है। इफ एनी वन इज एब्सेंट तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट फ्लावर बोलेंगे, ठीक है। अगर कोई भी एक चीज अगर एब्सेंट रह जाएगी हम लोग उसको क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट फ्लावर। बढ़ते हैं आगे लेक्चर को लेके। इंस्टेड ऑफ द कैलिक्स एंड द कोरोला देयर आर डिफरेंट वॉल्स आर कॉल्ड एज अ पेरियांथ। तो पेरियांथ ये जो है ये आपको खाली मोनोकॉट्स में देखने मिलेगा, और हर एक मेंबर ऑफ द पेरियांथ विल बी कॉल्ड एज अ टेपल्स, ओके। यानी इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द पेरियांथ विल बी कॉल्ड एज अ टेपल्स। ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है मोनोकॉट की, ठीक है। आप लोग को अभी से ही याद रखना है, ये टर्म के साथ फेमिलियर हो जाओ। जब हम लोग फैमिलीज को डिस्क्राइब करेंगे, मोनोकॉट्स को डिस्क्राइब करेंगे, तभी ये सारी बातें वहां पे रिपीट रिपीट आएगी, ठीक है। कमिंग टू द बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है बोथ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर शुड बी प्रेजेंट, जैसे कि मेल एज वेल एज द फीमेल, ठीक है। अगर कोई भी एक प्रेजेंट होता है तो उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। ओनली वन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर विल बी प्रेजेंट, ओके। इफ अगर वो मेल का पार्ट है दैट मींस एंड्रोशियम प्रेजेंट है तो हम लोग उसको स्टेमिनेट फ्लावर बोलेंगे, ठीक है। स्टेमन प्रेजेंट होना मतलब,
ठीक है। इफ फीमेल है तो गैनोशियम बोलेंगे, दैट इज अ पिस्टिलेट फ्लावर। इतनी बात क्लियर हो गई, एकदम सिंपल है अंडरस्टैंडिंग के लिए, कोई भी डिफिकल्टी लेवल अभी तक आई नहीं है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, मोनेशियस प्लांट के बारे में बात करते हैं, विच हैज द मेल एज वेल एज द फीमेल फ्लावर्स। मतलब एक ही प्लांट के ऊपर हम लोग को मेल एंड द फीमेल फ्लावर्स देखने मिलेंगे, ठीक है, सेम प्लांट ऑन द सेम प्लांट। सच एज एग्जाम्पल ले लो कोकस, कोकस नूसीफेरा कहा जाता है। तो कोकोनट हम लोग उसको कॉमन टर्म में बोलते हैं, मेज है, रेसिनस है जिसको हम लोग कैस्टर कहते हैं। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स है ये मोनेशियस प्लांट के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। मतलब एक ही प्लांट पे दोनों फ्लावर, मेल एंड द फीमेल फ्लावर्स। कमिंग टू द डायोशियस प्लांट, यानी क्या, एक ही प्लांट पे एक ही फ्लावर, ओके। जैसे कि देखो ओनली मेल फ्लावर रहेंगे या तो फिर ओनली फीमेल फ्लावर रहेंगे। मतलब समझ में आ रही है, सिंपल सी बात है। पपैया ले लो, पपैया का मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है, ठीक है। मतलब मेल प्लांट इज अलग एंड द फीमेल प्लांट इज ऑल्सो अलग, इसके इसके बेसिस पे भी आप लोग क्लासिफाई कर सकते हो। मोनोकार्पिक का मतलब प्रोड्यूसर्स फ्लावर ओनली वंस इन द लाइफ टाइम, ओके। पूरे लाइफ टाइम में खाली एक ही बार फ्लावरिंग करेगा फिर मर जाएगा। पॉलीकार्पिक का मतलब क्या है, प्रोड्यूस करते रहता है फ्लावर ईयर आफ्टर ईयर, ठीक है। लाइक पेरिनियल्स प्लांट्स हम लोग जिनको कहते हैं, एग्जाम्पल ले लो मैंगो, मैंगो हर साल आते हैं, हर साल आते हैं और उनका एक स्पेसिफिक सीजन होता है, राइट, ठीक है, गर्मियों में आते हैं, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन को समझ लेते हैं अभी। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब क्या, फ्लावर कैन बी कट इनटू द टू इक्वल हाफ थ्रू एनी प्लेन। कोई भी प्लेन से अगर मैं फ्लावर को काटूं तो दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए फ्लावर, जिसको हम लोग रेडियल सिमेट्री भी कहते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम जो आ रहा है आप लोगों के स्क्रीन पे वो है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, जिसका मतलब होता है बायलैटरल सिमेट्री होना। अगर बायलैटरल सिमेट्री दिखा रहा है तो हम उसको एक ही जगह से काट सकते हैं, तब जाके मुझे दो इक्वल हाफ देखने मिलता है, ओके। नेक्स्ट जो टर्म आ रहा है उसको कहते हैं एक्लेडाइमस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। बोथ एसेसरी वॉल्स आर एब्सेंट, जैसे कि कैलिक्स एंड कोरोला, दिस वॉल्स आर एब्सेंट, ओके, तभी हम लोग कंडीशन कहते हैं एक्लेडाइमस। नेक्स्ट, मोनोक्लाइमेटस कंडीशन विल बी सीन, दैट मींस ओनली वन एसेसरी वॉल विल बी प्रेजेंट, जिसको हम लोग कहते हैं पेरियांत, ओके। तो ये मोनोकॉट के लिए है, स्पेसिफिक कंडीशन है, याद रखना ये बात। पेरियांत आ गया वर्ड, मोनोकॉट आना चाहिए दिमाग में। और मोनोक्लाइमेटस, मोनो यानी मोनोकॉट ऐसे करके रिलेट कर लेना, यू विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली, आप लोगों के मार्क्स यहाँ से जाएंगे नहीं, ठीक है। डाइक्लाइमेटस कंडीशन आ गई, मतलब बोथ कैलिक्स एंड द कोरोला विल बी प्रेजेंट। तो यहाँ पे ये जो स्पेशली टॉपिक है वो विद रिस्पेक्ट टू कैलिक्स, कोरोला एंड पेरियांत के रिस्पेक्ट में जाता है, ठीक है, which is normally commonly seen on all the plants, like on the flowers. Next, अटैचमेंट ऑफ द फ्लोरल वर्ड्स ऑन द थैलेमस, मतलब अभी जितने भी सारे पार्ट्स हम लोगों ने देखे थे वो थैलेमस के ऊपर प्रेजेंट थे, ठीक है। तो अभी इसी के बेसिस पे हमारे पास बहुत अच्छी तीन क्राइटेरिया आ जाता है जो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जो कि आपके नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज्यादा पढ़ना भी है इसको। आफ्टर दिस लेक्चर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रीड करोगे, ठीक है, कौन सा डायग्राम रेफर करना है और उसके नीचे ही डिस्क्रिप्शन मिलेगा आपको एनसीईआरटी में, तो वो पढ़ लेना, दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर बाद, ओके। सो जस्ट प्रोसीड विद द एक्सप्लेनेशन। पहली कंडीशन आती है हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस यानी क्या, थैलेमस के ऊपर सारी चीजें प्रेजेंट होना। देखो ये यहाँ पे ओवरी स्टाइल स्टिग्मा है, ठीक है, यहाँ पे एंथर है, एंथर का भी ओरिजिन यहाँ से नीचे से ही है, कोरोला भी यहाँ पे ही अटैच है और सेपल भी यहाँ पे ही अटैच है, ठीक है। तो सी, लोअर यानी बिलो, हाइपोगाइनस यानी लोअर यानी बिलो, ऑल वर्ल्स आर बिलो द ओवरी, सारी चीजें ओवरी के नीचे ही प्रेजेंट है। सी देयरफॉर ओवरी ऊपर है इसलिए सुपीरियर कहा जाता है। एग्जांपल आता है चाइना रोज, फैमिली होती है चाइना रोज की, मालवेसी चाइना रोज यानी शू फ्लावर, ठीक है, जिसको हम लोग हिबिस्कस भी कहते हैं। नेक्स्ट, ब्रासिका इज द सेकंड एग्जांपल जहां पे मस्टर्ड आपको पढ़ने मिलता है, फैमिली को ब्रासिकेसी के नाम से पहचाना जाता है। थर्ड एग्जांपल जो आपके लिए आ रहा है हेपोगाइनस के लिए वो है ब्रिंजॉल यानी सोलानेसी फैमिली भी आ रही है, ठीक है। तो मालवेसी, ब्रासिकेसी, सोलानेसी फैमिली आपके सामने है। मालवेसी का एग्जाम्पल चाइना रोज यानी हिबिस्कस, ब्रासिकेसी का एग्जाम्पल मस्टर्ड यानी ब्रासिका एंड ब्रिंजल यानी सोलानेसी का एग्जाम्पल, ठीक है। ऐसे करके आप लोगों को याद रखना है, कंपलसरी है बहुत ज्यादा, बिल्कुल भी इग्नोर मत करना यहाँ पे। एपिगाइनस का मतलब अबाव, अभी बिलो था ना तो अभी अबाव कंडीशन आ गई। देखो अभी ये जो थैलेमस है ये पूरी तरीके से ऐसे कवर हो चुका है ना, समझ में आ रही है बात, और ओवरी जो है वो अंदर घुस चुका है, ठीक है। ओवरी क्या हो गया, अंदर घुस चुका है, तो ऊपर क्या रहेगा, स्टाइल रहेगा और स्टिग्मा रहेगा। तो ये जो एंथर और कोरोला और सेपल वगैरह आ रहे हैं, तो ये देखो इसको समझो, ओके। ओवरी तो अंदर चली गई इसलिए इंफीरियर हो गई, ऑल वर्ल्स आर अबाउ द ओवरी है ना, तो ओवरी के ऊपर है, ओवरी देखो नीचे चली गई और बाकी की जो चीजें हैं वो ऊपर के डायरेक्शन पे है, ठीक है। सो यहाँ पे एप्पल एंड सनफ्लावर आ जाता है। एप्पल इसलिए क्योंकि ये जो बाहर का थैलेमस है ना वो एडिबल पार्ट कहलाता है, लेकिन देखो नॉर्मली केसेस में क्या होता है, एडिबल पार्ट समथिंग एल्स होता है,
थैलेमस नहीं होता है, ठीक है। सो यहाँ पे एप्पल के केस में, एप्पल पियर के केस में क्या हो जाता है, थैलेमस एडिबल पार्ट हो जाता है और एप्पल को कंसिडर किया गया है फॉल्स फ्रूट, ओके, जस्ट बिकॉज वी आर ईटिंग द थैलेमस ओवर हियर, ओके, एंड ओवरी विल बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू फ्रूट इंफीरियर ओवर हियर। तो ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी हो जाएगा। सेकंड केस है यहाँ पे पैपस। पैपस जो होता है ये ऐसे आप लोग सीड के ऊपर ऐसे लाइक छोटे छोटे फाइबर्स देख पा रहे हो, ये मॉडिफाइड सेपल्स होते हैं जो कि सनफ्लावर का स्पेसिफिक एग्जांपल होता है, ठीक है। तो एक तो थैलेमस फ्रूट आपको याद रखना है जो कि लाइक एप्पल फ्रूट, पियर फ्रूट ये याद रखना है, यानी फॉल्स फ्रूट याद रखना है विद रिस्पेक्ट टू द एप्पल। और सनफ्लावर के रिस्पेक्ट में पैपस ये वर्ड याद रखना है जो कि सीड डिस्पर्सल में मदद करेगा, ठीक है। सीड के ऊपर ऐसे फाइबर लाइक सब्सटेंस देखने मिलेंगे जो कि यहाँ पे सीड बहुत हल्के होते हैं तो उनको लाइक विंड पॉलिनेशन करने में भी मदद मिल जाती है, ठीक है। सो व्हाट इज दिस पैपस फाइबर लाइक सब्सटेंस यू कैन सी ओवर हियर, दीस आर मॉडिफाइड सेपल्स। क्लियर हो गया बात, तो चलो आगे बढ़ते हैं। पेरिकाइनस फ्लावर आता है, मतलब यहाँ पे देखो इट इज अराउंड। अराउंड का मतलब अभी थोड़ी देर बाद आपको समझ ही जाएगा। ऑल वर्ल्स आर एट सेम लेवल, ओके, सारे वर्ल्स जो है वो सेम लेवल पे आप लोगों को देखने मिलेगा। तो ठीक है, पहले डायग्राम की तरफ देखो, थैलेमस जो है यहाँ पे फ्लैट हो गया है, सो इट इज अ डिस्क लाइक थैलेमस, ओके, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर ओवरी, फिर बाकी का चीज है पिस्टिलेट, एंथर एंड द कोरोला एंड द कैलिक्स, ओके, दीज आर द सीन ओवर हियर। सो ओवरी कैसे माना जाएगा, हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर माना जाएगा। ओवरी कैसे माना जाएगा, हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर, ठीक है। some members of the papilionaceae will be showing me this particular example over here, understood। उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखो, ये थोड़ा सा कर्व्ड हो गया है ना, इसलिए कप शेप नाम आ गया थैलेमस को, क्या हो गया, कप शेप थैलेमस बोला। और इस तरीके से कि सारी चीजें एक हाइट में लग रही है, समझ में आ रही है बात। एग्जांपल पीच एंड प्लम। तीसरा कैटेगरी देखो, यहाँ पे पूरा का पूरा एकदम कवर हो गया, तो इसको बोलते हैं फ्लाग शेप थैलेमस, जो कि रोज में आप लोगों को देखने मिलता है, ठीक है। सो रोज में देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को ये वाला सिनारियो। सो याद रखना है कौन सा, पेरिकाइनस में 3 कंडीशन आती है, डिस्क शेप थैलेमस, कप शेप थैलेमस एंड द फ्लाग शेप थैलेमस, ओके। कप शेप के लिए आपके लिए एग्जांपल आ जाएगा पीच एंड प्लम। डिस्क शेप के लिए आपके लिए एग्जांपल आ जाएगा पैपिलिनोसी फैमिली वाले मेंबर्स आ जाएंगे यहाँ पे, और रोज वगैरह एग्जांपल जो है ये फ्लाग शेप थैलेमस के लिए चले जाएंगे, ठीक है। ये हो गया पेरिकाइनस। तो ये रहा आपके सामने एनसीईआरटी का डायग्राम, जो कि आपको रेफर करना है, फिगर नंबर 5.13। इसके नीचे काफी सारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो ये सारी बातें आपको रेफर करनी है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा डायग्राम के बेसिस पे। तो ए जो है ये हाइपोगाइनस है, बी जो है ये देखो बी, ए ए जो है वो हाइपोगाइनस है, बी एंड सी जो है वो पेरीगाइनस कंडीशन है, दिस एंड इवन दिस वन, ओके। और यहाँ पे देखो थैलेमस ने पूरा कंप्लीटली कवर कर लिया है, सो दिस इज द एपिगाइनस कंडीशन, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू शुड अंडरस्टैंड ऑल द लेबलिंग्स ओवर हियर, और इसके एग्जांपल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, एनसीईआरटी पढ़ लेना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। Coming to the next part of the flower जिसको हम लोग कहते हैं bracts. These are actually modified leaves arise from the exile of the leaves, okay, arise from the exile of the leaves, okay। If it is present on the flower it will be called as a bracteate, यानी कैपिटल B सिंबल से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। If it is absent तो हम लोग इसको E bracteate कंडीशन कहते हैं। लिखने का तरीका देखो कैसे, EBR, अभी से ये सिंबल दिमाग में बिठा लो क्योंकि हम लोग को जब फैमिली डिस्क्रिप्शन चलेगा तभी ये सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट, पेटलॉइड ब्रैक्ट, यानी आप लोगों को देखने मिलेगा यहाँ पे ब्रैक्ट जो होते हैं वो पूरे लाइक पेटल्स लाइक अपेयर करेंगे, मतलब काफी अट्रैक्टिव अपेयर करेंगे, ठीक है, जो जिसको पेपरी फ्लावर्स भी कहते हैं। मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, ओके। बोगेनविला जो होते हैं वो पेपरी फ्लावर्स जैसे दिखते हैं, और वो जो होते हैं वो एक्चुअली ब्रैक्ट्स होते हैं जो कि कलरफुल हो जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे करोला इज डिफरेंट थिंग, करोला वहाँ पे फ्लावर छोटा होने के कारण, फ्लावर वहां पे छोटे होने के कारण वो व्हाइट कलर में भी होते हैं और नॉन अट्रैक्टिव होते हैं। इसलिए क्या होता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ये जो ब्रैक्ट्स होते हैं ना, पेटलॉइड ब्रैक्ट्स, वो कन्वर्ट हो जाते हैं अट्रैक्टिव कलर में, ठीक है, फॉर द अट्रैक्शन ऑफ द इंसेक्ट फॉर द पॉलिनेशन। सो दिस इज व्हाट द मेन फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द पेटलॉइड ब्रैक्ट इन केस ऑफ द बोगेनविला। नेक्स्ट, स्पेथ। स्पेथ को समझते हैं, इट इज सीन इन द स्पैडिक इन्फ्लोरेसेंस। अभी तक इन्फ्लोरेसेंस पार्ट चालू नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ यहाँ पे, स्पैडिक इन्फ्लोरेसेंस स्पेथ वाला कंडीशन आप लोगों को बनाना एंड मेज में देखने मिलेगा, ठीक है। आप लोगों ने लाइक बनाना का इन्फ्लोरेसेंस तो देखा होगा, बाहर से पिंक कलर का फ्लावर जैसे दिखता है, पेटल लाइक जैसे सब्सटेंस दिखता है, सो दैट इज द कवरिंग फ्रॉम द आउटर साइड। लेकिन अगर आप अंदर से देखने की कोशिश करोगे
तो आपको ऐसा बीच में एक स्टॉक मिलेगा जिसके ऊपर डॉट 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 स्ट्रक्चर है। तो ये ऊपर वाले जो फ्लावर्स होते हैं इनको बोला जाता है मेल फ्लावर, और नीचे होते हैं फीमेल फ्लावर। तो यही फ्लावर्स के मेल एंड द फीमेल फ्लावर के पोजीशन के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा याद रखना स्पेस में। ओके, दैट इज द स्पैडिक इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, मेल फ्लावर ऊपर होते हैं, फीमेल फ्लावर्स नीचे होते हैं, और उनकी जो बाहर की पूरी कवरिंग होती है उसको स्पेस कहा जाता है। नेक्स्ट जो कैटेगरी आ रही है आपके सामने वो है ग्लूम। ग्लूम आपको वीट में देखने मिलेगा, जो कि लाइक मोनोकॉट इज अ एग्जांपल ओवर हियर। तो ये ग्लूम इन्फ्लोरेसेंस वगैरह जो है हम लोग इसको बाद में बात करेंगे जब इन्फ्लोरेसेंस का टॉपिक चलेगा। चौथा जो है वो है इनवल्यूकर, अगेन ए काइंड ऑफ इन्फ्लोरेसेंस ओनली। तो यहाँ पे देखो, इसको समझो। ये बेस जो है आप लोग देख पा रहे हो, इट इज अ डिस्क शेप स्ट्रक्चर, राइट है, फ्लैट है पूरा कंप्लीटली। इसको रिसेप्टेकल कहेंगे, दैट इज नथिंग बट द थैलेमस, ठीक है। अभी ये जो बाहर बड़े बड़े जो पेटल्स होते हैं जो आप लोग नॉर्मली देखते हो, उसको रे फ्लोरेट कहते हैं, और एक्चुअल फ्लावर जो बीच में प्रेजेंट होते हैं, जो जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिसको कहते हैं डिस्क फ्लोरेट, ओके, यानी सेंट्रल पार्ट ऑफ द सनफ्लावर। समझ में आई बात? तो इनवॉल्यूकर जब भी वर्ड आएगा दिमाग में सनफ्लावर आना ही चाहिए, यही स्पेसिफिक यहाँ पे जो एग्जाम्पल है यही आपको याद रखना है। हंड्रेड्स ऑफ फ्लावर्स कैन बी सीन इन केस ऑफ द डिस्क फ्लोरेट, ओके। इट इज अ इन्फ्लोरेसेंस। अभी हम लोग इन्फ्लोरेसेंस का जब टॉपिक चालू करेंगे तभी ये सारी बातें आप लोगों के सामने डिस्कस होगी। तो कैलिक्स के पास एंटर करते हैं। अभी फ्लावर का नेक्स्ट पार्ट चालू हो गया है जिसको हम लोग कहते हैं कैलिक्स। सी, फ्यूज सेपल्स गैमोसेफेलस माना जाएगा, अगर फ्री सेपल्स रहेंगे तो पॉलीसेफेलस माना जाएगा। यानी देखो, ये और ये जो सेपल्स है वो फ्री है, बीच में गैप है। लेकिन वही अगर आप लोग इसको और इसको देखोगे तो बीच में ऐसा ब्रिज बनाया हुआ है, दिस इज ओनली कॉल्ड एज अ फ्यूज्ड सेपल्स, ओके। तो जब भी फ्लावर में फ्यूज्ड सेपल्स देखने मिलेंगे तो गैमो सेफेलस आपको वर्ड यूज करना है, और फ्री सेपल्स रहेंगे तो पॉलीसेफेलस वर्ड यूज करना है, ठीक है। ये क्या करते हैं, तो ये प्रोटेक्शन देते हैं बर्ड को, ये हम लोगों ने देखा है, ठीक है। कॉर्डिकस वर्ड जो है यहाँ पे इनके ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये वर्ड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉर्डिकस यानी सेपल्स फॉल ऑफ एज सून एज द बर्ड विल स्टार्ट ओपन। एग्जाम्पल ले लो, कैक्टस। डेसिडियस का मतलब क्या है, सेपल विल बी फॉल ऑफ मच लेटर व्हेन सी वेरी कॉमनली सीन व्हेन द एक्चुअली फ्लावर इज कंप्लीटली ओपन। परसिस्टेंट का मतलब क्या है, गिरते ही नहीं है, ओके। जैसे कि ब्रिंजल, स्ट्रॉबेरी, चिल्ली, हियर द सेपल्स आर रिमेन एडेड टू द फ्रूट, ओके। घर पे आप लोग ये सब्जियां तो लाते ही रहेंगे, स्ट्रॉबेरीज आप लोग लाए रहेंगे तो उसके ऊपर ग्रीन कलर का जो स्टॉक देते हैं, उसके बाजू में 5 ऐसे ग्रीन पत्तियां जो दिखती है वो एक्चुअली परसिस्टेंट कैलिक्स होती है, ठीक है। चिली वगैरह लेके आते हो, ब्रिंजल लेके आते हो, तो ये सारी बातें आप लोगों ने नोटिस की है, ओके, क्योंकि मॉर्फोलॉजी जो दिखता है वही होता है। कमिंग टू द मॉडिफिकेशंस ऑफ द सेपल्स। तो मॉडिफिकेशंस ऑफ सेपल में आ गया ना, फिर से पेपस यानी सनफ्लावर आ गया। देखो, एस्टेरेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं सनफ्लावर, हमेशा याद रखना। ये छोटा सा स्ट्रक्चर जो आप लोग देख रहे हो वो सीड है, और ये ऊपर फेदर लाइक सब्सटेंस जो देख रहे हो वो पेपस है, जो कि सीड डिस्पर्सल में मदद करते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया था, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट, लीफी स्ट्रक्चर म्यूसेंडा। म्यूसेंडा ये होते हैं, आप लोगों ने नॉर्मली गार्डन में इसके साथ सेल्फी भी ली होगी, ये गार्डन में आप लोगों को काफी अच्छे से देखने मिलते हैं म्यूसेंडा, जहाँ पे एक्चुअली पूरा जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है वो काफी अट्रैक्टिव फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। तो सेपल्स व्हाइट कलर में होता है, पिंक कलर में होते हैं, आप लोगों ने देखे हैं, ओके। म्यूसेंडा आप लोग इसको थोड़ा सा गूगल करके इमेजेस देख लो, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट हाउ द म्यूसेंडा एक्चुअली लुक लाइक, ठीक है। स्पाइनी एंड स्पाइनोसस के बारे में बात करते हैं, तो सिंगाड़ा, ओके, तो जिसको हम लोग खाते हैं, एक्चुअली ब्लैक कलर की सीड्स वगैरह होते हैं जिनको छिल के हम लोग लाइक अंदर का व्हाइट कंटेंट खाते हैं, दैट इज वाटर ट्रैपा, ओके। सिंगाड़ा कहते हैं इन मराठी, वाटर चेस्टनट इसको इंग्लिश टर्म दिया गया है, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हियर कोरोला। सो कोरोला देखो, पेटल्स यहाँ पे, कोरोला यानी पेटल्स होता है, पेटल्स अगर फ्यूज्ड होंगे तो गैमोपेटलस वर्ड यूज किया जाएगा, पेटल्स फ्री होंगे तो पॉलीपेटलस वर्ड यूज किया जाएगा, ठीक है। अभी फंक्शंस को समझते हैं, सबको पता है ऑलरेडी बेसिक फंक्शन क्या है, सो अट्रैक्शन ऑफ द इंसेक्ट फॉर द पॉलिनेशन पर्पस। अभी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कोरोला का टॉपिक चालू हो रहा है, मतलब अभी हमको कोरोला जितना ईजी लगता है उतना ईजी है नहीं, और यहाँ से बिल्कुल इंपॉर्टेंट पार्ट चालू हो जाएगा आपके लिए, पढ़ना जरूरी हो जाता है एनसीईआरटी, साथ में ये नोट्स भी, तो ठीक है, इसको ठीक से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से अराइज होंगे। तो सबसे पहला एक पैटर्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है कोरोला का, जिसको कहते हैं क्रूसीफॉर्म कोरोला। क्रूसीफॉर्म इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फैमिली ऑफ क्रूसीफेरी, तो जैसा नाम वैसा ही फैमिली का नाम भी है, क्रूसीफेरी यानी ब्रासिकेसी इन शॉर्ट, ओके। ब्रासिकेसी का ही दूसरा नाम क्रूसीफर्स होते हैं, ओके। मस्टर्ड फैमिली याद रखो, जिसमें कैबेज भी आ जाता है, व्हाइट रेडिश आ जाता है, टर्निप आता है, एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल के साथ मेंशन है, तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को यहाँ पे कोई गलती होगी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ पेटल्स हमेशा इसमें 4 ही होंगे, तो ये आपको याद रखना है। देखो, एक कोरोला ऐसे छोटा सा स्टॉक है और फिर आगे जाके ऐसे स्वेलिंग दिखाएगा, सो ये जो स्वेलिंग होगा ऑलवेज इट विल बी प्रोड्यूस एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, समझ में आ गया? तो
एक करोला इधर आमने सामने होगा, दूसरा करोला इधर आमने सामने होगा। समझ में आई बात? इसलिए इसको बोलते हैं ग्रीक क्रॉस ऑल्सो। ओके, अगर इसका एक्चुअल डायग्राम देखना है तो ये रहा उसका एक्चुअल डायग्राम फॉर्मेशन। एक इधर है तो एक ठीक इसके अपोजिट में होगा ऐसे, ठीक है। दूसरा इधर है तो तीसरा इधर रहेगा, चौथा इधर रहेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ द फोर पेटल्स विल बी लाइक प्रेजेंट ओवर देयर, ठीक है। इतना समझने के बाद नेक्स्ट जो आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पे उसको कहते हैं पैपिलिनोशियस कोरोला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम से ही पता चल गया रहेगा इसकी फैमिली क्या है। तो सब फैमिली जो है वो पैपिलिनियोसी है। लेग्यूमिनोसी एंड फेबेसी दीज आर एक्चुअली सी लेग्यूमिनोसी इसका मेन फैमिली है, सब फैमिली फेबिएसी है, ठीक है। तो सब फैमिली एक्चुअली दो है, एक है पैपिलिनियोसी, दूसरा है फेबेसी। तो ये आप लोगों को बहुत क्लियर कट याद रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। फिर से बता रहा हूँ, पैपिलिनियोसिस करोला के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे पैपिलिनियोसी इसकी जो ये सब फैमिली है, लेकिन इसकी सब फैमिली दूसरा नाम भी है, दैट इज अ फेबेसी। लेग्यूमिनोसी इसका मेन फैमिली माना जाता है। आप लोग तब से लेग्यूमिनस लेग्यूमिनस रूट वगैरह पढ़ते आ रहे हो, जहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो उसके एग्जांपल्स भी देखो यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, लाइक बीन फैमिली, पी, लेंटिल, सोयाबीन, पीनट, चिक पी, अल्फा अल्फा। समझ में आ रही है बात? तो दीज आर एक्चुअली लेग्यूमिनस मेंबर्स। इतना समझने के बाद अभी पैपिलिनोस करोला के बारे में बात करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पेटल विल बी ऑलवेज 5। ओके, एक बड़ा रहेगा जिसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड, ओके, बिगेस्ट पेटल पोस्टीरियर साइड में होगा, और एक सबसे छोटा होगा जो कि नीचे होंगे, ऐसे दो। और ये दोनों जो सबसे नीचे हैं उनको बोला जाता है कील, और दे आर फ्यूज टुगेदर। ओके, तो नीचे के जो कील्स है देखो यहाँ पे छोटा सा फ्यूजन बनाया हुआ है सेंटर में, ठीक है। और उसके बाजू में ऐसे दो और हैं जिनको विंग कहते हैं, विंग्स कहते हैं। तो याद रखना, स्टैंडर्ड विंग्स एंड कील्स, दीज आर द थ्री टर्म्स हैज बीन यूज्ड। लेकिन इन सभी में ओनली द कील पार्ट इज फ्यूज्ड, ओनली द कील पार्ट इज फ्यूज्ड ऑन द इंटीरियर साइड, ये आपको याद रखना है। और विंग्स का अरेंजमेंट अगर पूछेगा, देखो ऊपर से ये अंदर घुसे हुए हैं, लेकिन बाहर यहाँ पे नीचे से बाहर है। समझ में आ रही है बात? ये ऐसे हैं, ठीक है। तो ये ऊपर वाला दोनों को कवर कर रहा है, लेकिन ये फिर कील जो है ये दोनों के अंदर से है। समझ में आया? तो बीच वाला जो है वो बाहर है, ये बाहर है, और यहाँ से ये अंदर की तरफ है। तो ये ऐसे बता रहा हूँ। सो इन एंड आउट का मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको समझो, यू विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। ओके, सो विंग्स आर इन एंड आउट पोजीशन। स्टैंडर्ड जो है ये कंप्लीटली बाहर है, देखो ऊपर से बाहर है ना, छोटे वाले पेटल्स को कवर कर रहा है, ठीक है। इसी को दूसरा नाम है वैक्सिलरी एस्टिवेशन या फिर डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, ठीक है। आप लोगों को अभी एनसीईआरटी का डायग्राम दिखाऊंगा, यू हैव टू रिमेंबर दैट डायग्राम्स आल्सो। लेकिन सबसे पहले ये रहे कुछ इमेजेस। ये होता है क्रूसीफॉर्म करोला, देखो एकदम ग्रीक क्रॉस, समझ में आया बात? और ये होता है क्रायोफाइलेशियस करोला। यहाँ पे मतलब जैसे पेंसिल का पेंसिल को छीलने के बाद कैसे उसके मार्किंग्स बनते हैं पेंसिल के कचरे के ऊपर, मतलब पेंसिल वेस्ट के ऊपर। सो दिस इज हाउ एक्चुअली इट लुक्स लाइक। समझ में आई बात? रोसेशियस, दिस इज हाउ द एक्चुअली लुक लाइक। और ये जो है बहुत कॉमन है, पैप्लिनियोसिस करोला, इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, देखो, ठीक है। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द वन मोर एक्सप्लेनेशन पॉइंट, लेकिन यहाँ पे पहले आप लोगों को कुछ दिखा देता हूँ। सी, दिस इज द वाल्वेट एस्टिवेशन, यानी सब फ्री है। देखो ये होता है ट्विस्टेड, यानी देखो एक बाहर है एक अंदर है, एक बाहर है एक अंदर है ना। तो ये देखो अरेंजमेंट, बाहर अंदर, ये एक अंदर बाहर जो कंडीशन, ये नॉर्मली फ्लावर ऐसे देखने मिलता है। और जब भी आपको एस्टिवेशन पूछा जाएगा कोरोला का, तो हम लोग हमेशा उसको बर्ड कंडीशन में ही पढ़ सकते हैं। यानी मान लो ये फ्लोरल बर्ड है, ठीक है, तो आपको उसको ऐसे काटना है ब्लेड से, और ऊपर वाला पार्ट डिस्कार्ड कर दो, और फिर देखो अंदर पैटर्न कैसे बन रहा है। तो ऊपर से देखने के बाद ये ऐसे पैटर्न्स दिखेंगे, और उसके हिसाब से आप लोग अंदाजा लगा लो कि आप लोगों को कौन सा एस्टिवेशन दिख रहा है, वाल्वेट दिख रहा है कि ट्विस्टेड दिख रहा है। और ये जो है इम्ब्रिकेट, सी वाला इम्ब्रिकेट है, देखो ये होता है पूरा अंदर, एक होता है इन और आउट, देखो इन और आउट है ना, इन और आउट, इन और आउट, समझा? एक कंप्लीटली अंदर के बाजू में है और बाकी पूरा इन आउट कंडीशन में है, इसको कहते हैं इम्ब्रिकेट। और चौथा जो है वैक्सिलरी, जो अभी हम लोगों ने देखा, देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड, समझ में आई बात? ये विंग्स और नीचे वाले कील जो कि फ्यूज्ड है, तो ये ऐसे दिखता है। समझ में आई बात? और एक्चुअली फ्लावर कंडीशन ऐसे दिखेगा। क्लियर है? तो बढ़ते अभी आगे के एक्सप्लेनेशन को लेके। अभी यही सारी बातें हम लोगों को डिस्कस करना है यहाँ पे।
रोसेशियस तो अभी मैंने आपको फोटो में दिखा दिया, नंबर ऑफ पेटल्स विल बी मल्टीपल ऑफ 5, सो इट कैन बी 5, इट कैन बी 10, इट कैन बी 15, ऐसे करके मल्टीपल ऑफ 5। तो देखो यहाँ पे दिया है रोसेशियस में 1 2 3 4 5। समझ में आई बात? तो 5 पेटल्स तो आप लोगों को दिख रही है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, देखो ट्यूबुलर करोला आप लोगों को देखने मिलेगा। सो पेटल्स विल बी फ्यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कहते हैं डिस्क फ्लोरेट या फिर सनफ्लावर इज द बेस्ट एग्जाम्पल, अभी हम लोगों ने देखा था, जो कि सेंट्रल पार्ट पे प्रेजेंट रहते हैं, राइट, ऑफ द सनफ्लावर। इनफंडिब्यूलम या फिर फनल लाइक जो होता है वो दत्तूरा का फ्लावर होता है। ओके, जिसको गारवेल भी कहा जाता है, आइपोमिया पाल्माटा भी, सॉरी नॉट आइपोमिया पाल्माटा, ये एक एग्जाम्पल है आइपोमिया पाल्माटा, जहाँ पे आप लोगों को ऐसे इनफंडिब्यूलम लाइक करोला देखने मिलता है। ठीक है, कॉन्वोलेसिव मेंबर्स जो होते हैं, जिनको मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली भी कहा जाता है, वो भी ये ऐसे करोला दिखाते हैं। ठीक है, ये जस्ट एन एडिशनल है, जो भी पेंसिल से लिखा हुआ है वो एडिशनल है, जो पेन से लिखा हुआ है आप लोग एटलीस्ट उतना कर लोगे, दैट इज इनफ फॉर यू। ओके, बाइलेबिएटेड, जहाँ पे एक्चुअली ऑसिमम वर्ड आ जाता है, तो ऑसिमम सेंटमम लाइक तुलसी फैमिली वगैरह जो होते हैं, ये ऐसे ही फ्लावर्स दिखाते हैं। सेकंड एग्जाम्पल जो है वो साल्विया एग्जाम्पल है आपके सामने। ठीक है, बाइलेबिएट यानी एक करोला दिख रहा है जो ऐसे आगे जाके दो फॉर्मेशंस कर रहे हैं। ठीक है, सो देयरफॉर बाइलेबिएट। लिक्विड का मतलब है, देखो कैसे है, रे फ्लोरेट ऑफ द सनफ्लावर। ओके, जो कि लाइक बाहर से अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को, वही। ओके, टंग लाइक या फिर स्ट्रेप लाइक कोरोला बोलते हैं इसको। लिक्विड सनफ्लावर इज अगेन एग्जांपल यहाँ पे स्क्रीन पे है। तो सनफ्लावर का टर्म है, बहुत बार यूज हुआ है, तो आपको टारगेट तो करना बनता ही है। क्रायोफाइलस आप लोगों को अभी जैसे मैंने बोला कि पेंसिल को अगर आप छीलोगे तो कैसे दिखेगा, सो दैट इज द केस। मल्टीपल ऑफ 5 अगेन पेटल्स विल बी प्रेजेंट इन 5 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट एस्टिवेशन के बारे में अभी क्या बताऊं, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को डायग्राम का दिखा दिया था एनसीईआरटी का, लेकिन फिर भी देख लो। अरेंजमेंट ऑफ द कैलिक्स एंड द कोरोला एट द बर्थ स्टेज, ये ऑलरेडी मैंने बोला था कि आप लोगों को अगर एस्टिवेशन पढ़ना है तो उसको बर्थ स्टेज में ही पढ़ा जा सकता है, मैच्योर फ्लावर में नहीं, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा पढ़ने के लिए। ओके, वाल्वेट एस्टिवेशन में देखा नो ओवरलैपिंग ऑफ द मार्जिन, एग्जांपल देखो ब्रासिकेसी, कैम्पेस्ट्रिस एंड द कैलोट्रोपिस, दीज आर द एग्जांपल्स गिवन टू यू ऑफ द फैमिली। ओके, ब्रासिकेसी फैमिली है, सेकंड कैम्पेस्ट्रिस है एंड द कैलोट्रोपिस है। ठीक है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन जो है एक अंदर एक बाहर के कंडीशन के हिसाब से दिखाया था, इन एंड आउट फॉर्मेशन। मालवेसी यानी शू फ्लावर, चाइना रोज, ओकरा, भिंडी। ओके, देन गॉसिपियम यानी कॉटन। ओके, ओकरा यानी भिंडी, चाइना रोज यानी हिबिस्कस। तो ये सारे मेंबर जो है ये मालवेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। इजी है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इम्ब्रिकेट के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे असेंडिंग इम्ब्रिकेट आता है। तो ये अभी हम लोगों ने देखा इन आउट है ना, देखो देयर आर 3 इन आउट है ना, तो ये भी यहाँ पे किधर गया, यहाँ पे देखो ये इन आउट है, तो ये 3 हाईलाइट किए वाले इन आउट हो गए। ये पूरी तरीके से अंदर है और एक कंप्लीटली बाहर है, समझ में आया, एक कंप्लीटली बाहर है एंटीरियर साइड से। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ गुलमोहर, आप लोगों को तो पता ही होगा गुलमोहर जो कि समर वेकेशन में ग्रो करते हैं और कंप्लीट फ्लावर लाइक, जैसे कि ज्वालामुखी का कलर दिखता है ना, लाइक यू कैन से क्या बोलते हैं हम लोग उसको, वार्म कलर्स कैसे दिखते हैं, रेड येलो ऑरेंज, ऐसे कलर्स आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, काफी अच्छा दिखता है सिनेरियो। डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट या फिर वैक्सिलरी के बारे में बात करते हैं, तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, स्टैंडर्ड विंग्स एंड द कील्स। ठीक है, स्टैंडर्ड जो है ये कंप्लीटली आउटसाइड ऑन बोथ द साइड, कंप्लीट आउट। ओके, इन एंड आउट एंड देन कंप्लीटली कवर। ओके, और जो कील होते हैं ये फ्यूज्ड होते हैं, बार बार वही बातें रिपीट हो रही है। पी एंड द पेपिलोनोशियस फैमिली जो होते हैं ये वाला सिनेरियो दिखाते हैं। नेक्स्ट जो आ रहा है आपके सामने वो है क्विंग कॉन्शियल, दैट इज 5 पेटल्स रहेंगे, दो छोटे, मतलब 2 पेटल जो रहेंगे वो इन रहेंगे, 2 पेटल जो रहेंगे वो आउट रहेंगे कंप्लीटली, और 1 जो रहेगा वो इन आउट रहेगा, एग्जांपल रैननक्यूलस। ओके, सो ये एक अलग से आपके स्क्रीन पे रखा हुआ है, एक एडिशनल वाला क्विंग कॉन्शियल, इसका डायग्राम आप लोग बना लो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, मुझे भी देखना है कि आप लोग किस तरीके से इसका डायग्राम बनाओगे। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, एंड्रेशियम, मेल वॉल्स जिसको हम लोग कहते हैं स्टेमेन, तो अभी इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट चालू कर लेते हैं यहाँ से। सो दिस इज व्हाट द एंथर एंड द फिलामेंट लुक लाइक। ओके, तो बाइलोब्ड एंथर होते हैं नॉर्मली, इसको कहा जाता है डाइथेकस यानी 2 लोब्स, ये याद रखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो दिस इज अ क्वेश्चन एरिया, बोनस एरिया यू कैन से। बाइलोब्ड एंथर यानी डाइथेकस एंथर, 2 लोब आपको कंडीशन देखने मिलेगी। ओके, मोनोथेकस एंथर होगा यानी आप लोगों को ऐसे देखने मिलेगा, ओनली सिंगल लोब। ओके, सो सिंगल लोब विल बी प्रेजेंट, 2 लोब रिमेन अटैच्ड विद द स्टेराइल कनेक्टिव टिश्यू। ओके, याद रखना, विद द स्टेराइल टिश्यू, जिसको हम लोग कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो ये कैसे होगा, हम लोग जब इसका एनाटॉमी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ द एंथर एंड द फिलामेंट, सी ये बेसिफिक्ट है, अगर फिलामेंट एकदम नीचे से अटैच है तो बेसिफिक्स बोलोगे, अगर फिलामेंट पीछे से अटैच है तो डॉर्सिफिक्स बोलोगे, पूरा कवर करके एंथर को फिर फिलामेंट नीचे आ रहा है तो हम लोग उसको एडनेट बोलेंगे। एंड अगर हॉरिजॉन्टल एंथर प्रेजेंट है और बीच में से ऐसे वर्सटाइल एंथर प्रेजेंट है,
तो हम लोग उसको वर्साटाइल बोलेंगे। यहाँ पे मतलब एंथर क्या है, गोल गोल घूम सकता है कभी, ये विंड पॉलिनेशन के लिए मदद करेगा, ये विंड पॉलिनेशन के लिए लाइक एडेप्टेशन है। समझ में आई बात? तो ऐसे गोल गोल जब ये घूमेगा तो वहां से सारे पोलन ग्रेन ऐसे रिलीज किए जाएंगे ऐसे। समझ में आई बात? सो विंड पॉलिनेशन में होता है। कमिंग टू द, ये तो एस्टिमेशन वाला पार्ट है जो हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो सी एंड्रोशियम, यहाँ पे देख लेते हैं, एंड्रोशियम को समझ लेते हैं काफी इजीली। सी इट इज अ मेल पार्ट, स्टेमन कहते हैं, ये सारी बातें तो तुमको पता है आई थिंक दिस। ओके, तो ये पेपर हमारा फिर से रीस्कैन हो गया है, छोड़ो। तो यहाँ पे देखो, इसके जो डायग्राम मैंने अभी जस्ट आप लोगों को दिखाया, तो ये फोटोग्राफ आई थिंक आपके लिए कंफर्टेबल है, आप लोग समझ गए रहेंगे, है ना? इजी है। So see, basifixed, adnate, dorsifixed, and the versatile. These are the four types of the anther is mentioned on the screen. समझ में आई बात? अभी जहां से क्वेश्चंस आते हैं उस एरिया में हम लोग एंटर कर चुके हैं, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। मैं पहले ही यहाँ पे क्यू डाल दिया हूँ, क्यू यानी क्वेश्चंस, यानी ये जो पेज नंबर 13 है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जहाँ पे नीट के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? फ्री स्टेमेंस पॉलीएंड्रस कंडीशन होती है, हमेशा याद रखना। और फ्यूज स्टेमेन यानी 3 टाइप के आपको देखने मिलेंगे। देखो फ्यूज कैटेगरी में 3 टाइप है, फिलामेंट फ्यूज्ड, एंथर फ्री। देखो क्या बोल रहा है, फिलामेंट फ्यूज्ड हो चुके हैं और ऊपर से एंथर फ्री रखे हैं। समझ में आ गया? तो ये होता है एडल्पस कंडीशन यानी मोनो एडल्पस कंडीशन। ये पूरे एंथर्स आपको यहाँ पे फ्री देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इन सबके जो फिलामेंट है वो सब फिलामेंट आपस में जुड़ के एक ट्यूब बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं स्टैमिनल ट्यूब। और ये ट्यूब के बीच में से एक्चुअली देखो, ये यहाँ पे ट्यूब बना देता हूँ, और ये ट्यूब में से एक्चुअली हमारा स्टाइल और ऊपर आ जाएगा स्टिग्मा। ओके, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये मालवेसी फैमिली का है। आप लोग शू फ्लावर देखो, बीच में से एक रेड कलर का ट्यूब निकलता है ना, और उसके फिर ऊपर में ऐसे ग्रुप ऑफ एंथर्स लगे रहते हैं। तो एक्चुअली वो जो बीच का ट्यूब है वो सब फिलामेंट आपस में जुड़ते हैं और वो ट्यूब फॉर्मेशन देखने मिलता है, जिसमें से एक्चुअली स्टाइल रन करता है। ओके, तो ये हो गया मोनोएडल्फस। अभी दूसरा जो टर्म आ रहा है आपके सामने इसी के कैटेगरी के अंदर, डायएडल्फस। डायएडल्फस, ओके, इसको समझो। अभी एग्जांपल है पैपिलियोनियोसी, मतलब क्या है डायएडल्फस, यानी दो फॉर्मेशन में आना। टोटल फिलामेंट एक्चुअली 10 है, लेकिन 9 फ्यूज हो चुके हैं और एक फिलामेंट फ्री है। ओके, देखो नीचे समझ में आ जाएगा। तो ये जो है 9 फिलामेंट फ्यूज होके ऐसे थिक दिखता है और एक फिलामेंट फ्री रह गया। मतलब आउट ऑफ 10 एंथर 9 आर फ्यूज्ड और 1 इज फ्री, लेकिन फिलामेंट फ्री है। ओके, यहाँ पे देखो 1 फिलामेंट इज फ्री और बाकी के 9 फिलामेंट फ्यूज्ड हो चुके हैं, एंथर फ्री है, ऐसे है, मतलब समझ गए ना? ठीक है। और जो नेक्स्ट कंडीशन है वो पॉलीएडल्फस है, मतलब देखो ऐसे आपको ग्रुप में देखने मिलेंगे। ओके, फिलामेंट फ्यूज हुए वाले हैं तो ऐसे ग्रुप मिलेंगे। सो मेनी बंडल्स फॉर्मेशन लाइक सिट्रस एंड द कैस्टर्स आर द एग्जांपल गिवन टू यू। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स आ गए आप लोगों के लिए, ओनली इन द रिस्पेक्ट टू द मोनोएडल्फस, डायएडल्फस एंड द पॉलीएडल्फस में। ओके, अगर एंथर फ्यूज्ड है, फिलामेंट फ्री है, तो देखो कंडीशन होती है सिनजेनेसिस यानी सिनएंथ्रस। ओके, सिनजेनेसिस या फिर सिनएंथ्रस यानी एंथर फ्यूज हो जाएंगे, फिलामेंट फ्री रहेंगे। एग्जांपल एस्टेरेसी सनफ्लावर। फिर से आ गया। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, एंथर एंड फिलामेंट अगर दोनों जुड़े रहेंगे तो हम लोग उसको कहते हैं सिनएंड्रस कंडीशन। कुकुरबिटेसी फैमिली ले लो। ओके, जो कि इजी है आप लोगों को समझने के लिए। तो ये रहे डायग्राम आपके सामने। दिस इज मोनोएडल्फस, ठीक है, दिस इज डायएडल्फस, दिस इज पॉलीएडल्फस, दिस इज सिनएंथ्रस एंड दिस इज सिनएंड्रस कंडीशन। सब कुछ जुड़ा हुआ है, देखो समझ में आई बात? So this is how you can see the actual real life diagram. तो यहाँ पे देखो ये 9 फिलामेंट 9 एंथर्स है और ये 1 एंथर है, टोटल 10 एंथर। लेकिन ये देखो उन सबके फिलामेंट जुड़ चुके हैं, लेकिन ये वाला फ्री है, ठीक है। नाउ टर्म्स विथ रिस्पेक्ट टू द एंड्रोशियम, अभी इसको पढ़ते हैं। दैट इज एडेशन ऑफ द स्टेमन टू द अदर वॉल्स। ओके, अगर एपिपेटालस है मतलब स्टेमन फिलामेंट फ्यूज टू द पेटल्स। समझ में आई बात? स्टेमन और पेटल्स का साथ में फ्यूजन रहेगा। एपीफाइलस है या फिर एपिटेपैलस है तो टेपल्स के साथ फ्यूज रहेगा स्टेमन। एपिसेफेलस है यानी सेपल्स के साथ फ्यूज रहेगा। लॉजिक समझ लो। ओके, टर्म नाम में ही आंसर छुपा हुआ है यहाँ पे। ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ द फिलामेंट, डायडायनामस कंडीशन, मतलब टोटल 4 स्टेमन रहेंगे, जिनमें से 2 बाहर के जो रहते हैं वो बड़े रहेंगे और जो अंदर के रहते हैं वो छोटे रहेंगे। ऐसी कंडीशन आप लोगों को किसमें देखने मिलेगी? डायडायनामस कंडीशन आपको ऑसिमम एंड साल्विया में देखने मिलेगी, ठीक है, लेबिएटी फैमिली। अंडरस्टूड? कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, टेट्राडायनामस कंडीशन। टेट्रा यानी मोर देन 4 बोल सकते हो। ओके, या फिर लाइक आप लोग टेट्राडायनामस मतलब टोटल 6 स्टेमन रहेंगे, लेकिन 4 जो बीच में रहेंगे वो बड़े रहेंगे और 2 छोटे रहेंगे, वो छोटे रहेंगे, वो बाहर के तरफ रहेंगे। ब्रासिकेसी फैमिली के मेंबर्स ये वाला कंडीशन दिखाते हैं,
ठीक है, इतना समझ में आया बात? तो बढ़ते हैं आगे के एक्सप्लेनेशन की तरफ। ठीक है, सो नेक्स्ट इज द फीमेल कैरेक्टरिस्टिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट ओवर हियर। तो अभी इसको देख लेते हैं। ठीक है, सो दिस विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ अवर लेक्चर। आई थिंक इन्फ्लोरेसेंस हम लोग आज चालू नहीं करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से ही चालू करेंगे। सो गाइनोशियम इट इज इनर मोस्ट वॉल जहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इट इज मेड अप ऑफ कार्पल, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओके, नंबर ऑफ कार्पल की बात करें तो मोनोकार्पलरी, बाइकार्पलरी, ट्राइकार्पलरी, पॉलीकार्पलरी आपको स्टिग्मा देखने मिलेगा। ओके, अगर फ्यूज्ड कार्पल है तो सिनकार्पस, फ्री कार्पल है तो अपोकार्पस। ओके, मोनो यानी खाली ऐसे ही देखने मिलेगा, बाइकार्पलरी ऊपर से ऐसे दो देखने मिलेंगे, ट्राइकार्पलरी ऐसे तीन देखने मिलेंगे, एंड पॉली यानी बहुत सारे ऐसे फिलामेंट्स आपको देखने मिलेंगे स्टिग्मा के। समझ में आई बात? सो दिस इज व्हाट द पॉलीकार्पलरी मींस। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, स्टिग्मा जो है अगर ये बाइफिड है, मतलब उसका टिप विल बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द टू ब्रांचेस, तो हम लोग उसको कंपोजिट फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक मानते हैं। अगर डोम शेप है तो हम लोग उसको ब्रासिकेसी का कैरेक्टरिस्टिक मानते हैं। एंड प्ल्यूमोस जो है तो ग्रामिनी फैमिली का मानते हैं, यानी मोनोकॉट फैमिली का मानते हैं। ओके, नेक्स्ट, स्टाइल, अटैचमेंट ऑफ द स्टाइल एंड द स्टिग्मा ऑन ओवरी। तो टर्मिनल स्टाइल होगी तो एकदम ऊपर होगी, जो कि नॉर्मली कॉमनली देखा जाता है। लैटरल होगी तो ऐसे साइड से दिखेगा। ठीक है, एंड गाइनो बेसिक स्टाइल होगी तो मतलब देखो मल्टीपल ओवरी के बीच में से निकलेगा। ओके, मल्टीपल ओवरीज रहेगी और फिर एक आपको स्टाइल दिखेगी। सो दैट इज व्हाट द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कुकुरबिटेसी फैमिली। और ये जो लैटरल स्टाइल जो है ये गॉल फ्लावर है, हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस। जब हम लोग इन्फ्लोरेसेंस पढ़ेंगे तो ये पार्ट में फिर से बताऊंगा हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, और टर्मिनल वाला जो है वो बहुत कॉमन है। ठीक है, अभी हॉलो स्टाइल के बारे में बात करते हैं। तो अंदर से खाली रहेगा, जो कि पॉलिटिव पड़े इजीली पास हो जाएगा। सॉलिड स्टाइल होता है वो अंदर से पूरा भरा हुआ रहता है, तो ट्रांसमिशन टिश्यू के कारण वो होता है। ओके, जो कि कंडक्टिंग टिश्यू भी कहा जाता है। ट्रांसमिशन टिश्यू को कंडक्टिंग टिश्यू कहा जाता है। फाइन, तो जैसा नाम है वैसा ही एक्सप्लेनेशन है, कुछ इधर उधर एक्स्ट्रा ऐसी चीजें नहीं है जो आप लोगों को नहीं समझ में आएगी। नहीं समझी तो एक बार फिर से रिटर्न वीडियो देख लेना, और कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो मुझे बता के क्लियर कर लेना। ठीक है, अभी यहाँ पे ओवरी, ओवरी जो है वो तो नीचे होता है सबसे स्वोलन एरिया। ठीक है, उसके अंदर होते हैं ओव्यूल्स, ये भी सबको पता है। ओवरी हम लोगों ने देखे तीन टाइप के होते हैं, सुपीरियर, इंफीरियर, हाफ इंफीरियर होता है। ठीक है, लाइक हम लोगों ने देखा था ये ऊपर वाले एक्सप्लेनेशन में। नाउ यहाँ पे ओव्यूल जो होता है ये ओवरी के साथ जुड़ा हुआ रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, और उसके बाद ओव्यूल के ये ऐसे आप लोगों को ऐसे रेड कलर का आउटर कवरिंग देखने मिल रहा है। ओके, इसके बारे में बात करेंगे बाद में। ठीक है, और यहाँ पे बीच में जो है वो है एम्ब्रियो सैक। फाइन, सो टिल हियर एम्ब्रियो सैक जो है ये है फीमेल गैमेटोफाइट एक्चुअली। ठीक है, तो जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे कि कैसे होता है, कैसे फॉर्म होता है, उसके कितने टाइप से, ये सारी बातें करेंगे। सो प्लेसेंटेशन जो टॉपिक है हम लोग ये नेक्स्ट लेक्चर से डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना काफी है, आप लोग इतना रीड कर लो। विल ट्राई टू कवर अप दिस चैप्टर एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जस्ट रीड योर एनसीईआरटी, दैट इज इनफ फॉर यू। Tissues. Okay, now our next very important topic is that placentation. It is an arrangement of, it is an arrangement of placenta in ovary and attachment of ovules to the placenta. Okay, in this various types are there, so let's talk about first types. So type number 1, marginal. Okay, marginal placentation. In marginal placentation you can say example here P, gram. Ovules are arranged on marginal placenta. Okay, if I draw the diagram like this, okay, so here there is a placenta and on that there is an arrangement of the ovules. Okay, now our next type is second type, that is a parietal placentation. Here placenta is present on peripheral wall of the ovary. Peripheral wall of the ovary. Example you can see over here is brassica or mustard family. Okay, second cucumber,
Next, argemone. In this, here ovary is unilocular, that means single chamber. Okay, single chamber you can say. Now, number of placenta indicates number of carpel. This is important thing which you have to remember. If I draw the structure over here, how the structure will be looking like. Okay, first example, if I talk about here, take example mustard. So what is the speciality? Suppose this is how, and this is in between one septum will be there, which is called as a rhapulum. Okay, which is also called as a false septum. Very important. And here there is a placenta on which the you can say this placenta is a periphery placenta on which there is a presence of ovules. Okay, these are ovules. So if suppose here also there is a placenta, you will be able to see ovules over here. Okay, and here it is a bilocular ovary, one locule, two locules, so bilocular ovary. Now if I draw one second diagram for that cucumber, then it will be a tricarpellary ovule. Okay, this is how the diagram look like. 1, 2 and 3, and from here the placenta will be germinate and go in the center, and they will take a turn like this. Okay, again from here, and this area where there is the presence of many ovules. Okay, so ovules comes in the center. So all this thing you can say tricarpellary ovules. Okay, so ovules, and the placenta over here, the speciality of placenta is that placenta develop from periphery and goes up to center, and it is actually a note for you, it is parietal placentation, but it looks like axial placentation. It looks like axial placentation. So be careful with this statement. It looks like axial placentation, but actually it is a parietal placentation. Okay, now we are going to enter in our third topic, which is called as a axial placentation. In axial placentation, you should remember that in case of this ovary is polycarpellary and multilocular, each carpel retains its wall. Okay, if I draw that structure, how it will be looking like this. Okay, 1, 2, 3, 4 and the 5. So pentalocular, what I can say, or pentacarpellary. These are the ovules located over here. Okay, so such is called as a pentacarpellary, and having one compartment with represent one ovule of a carpel. Okay, one compartment represent one ovary of a carpel. Sorry. Now, so this structure over here shows a placenta, and these are ovules, which are seeds. Okay, example you can see over here is China rose, lemon, orange, onion and sunflower. These are the example which will be seen in this area. Okay, now the fourth type is free central placentation. In this, if I draw LS of the ovary, this is thalamus. Okay, and this is the placenta, and these are the ovules.
Okay, but if I take a TS, you will see like this. Okay, and the periphery ovules. I hope you understood. I'm talking about like this section. So this is a TS. In TS, it looks unilocular ovary. This is very important to you. Okay, unilocular ovary. And example will be seen over here is primrose. Next, fifth type, if I talked over here, is the basal placentation. If I draw this base, okay, and this is that placenta. So at the base, placenta is present, and this is an ovule. Okay, this is LS. Now, wheat, maize, and sunflower are the example over here. Wheat, maize, sunflower are the examples over here. So you can see sunflower shows two types of the placentation. One is the basal placentation, other is the axial placentation also. So be sure with this. Next, coming to the sixth type is a superficial. That is, ovary is multilocular always. Okay. So example you can say here water lily. And here ovule will be in the form of scattered. So ovules will be there, but it is scattered ovule. Okay, if I draw one structure like this and many locules like this, okay, and each locule will be having many ovules present over here in the form of scattered. So water lily is one of the best example to understand this one. Now I am entering into the topic called as a inflorescence. Student, this inflorescence topic is extremely important. Okay, this is arrangement of flowers on the axis. Okay, that is a peduncle. Now first type you should understand here, racemose. Racemose here, main axis never terminate into flower, but you can say our main axis grows continuous. Okay, very important definition. Direct question can occur here. Flowers are arranged in acropetal manner. This is again very important, arrangement. Now main axis is monopodial. Again this is important. So all underline words is EXIMP definitions. Okay. Now second thing which you have to understand over is the diagram. Suppose this is the main axis. This is the main axis which never turn into flower and keep growing. Okay. And second diagram if I say over here, this is the main axis. So acropetal arrangement. Okay. Like this. So bigger, smaller, 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 and the flower will be getting smaller and smaller. So this is smaller flower at the tip, which is a younger flower, and at the base of first flower is also called as the older flower. Okay, this is an acropetal arrangement. You have to remember that younger flower is a smaller in size, and the older flower is large or bigger in size. Okay, larger or bigger in size. Now second type if I talked over here is the cymose. Okay, here main axis always terminates into flower, or you can say main axis has limited growth. Second point if I say over here is flowers are arranged in basipetal manner. So this is again important statement. And next here is the main axis is sympodial. It is sympodial. You have to understand this diagram also, but let's see first this diagram. Okay, so this is the main axis which has been turned into flower. Okay, so this is the flowers, therefore limited growth. Now if I draw about the second diagram, so it will be showing me a bigger flower over here at the tip, bigger flower, which is also called as an older flower.
Okay, and here there is a presence of, again if I say sub branch, and again the sub branch will be showing me the tip a bigger flower, and then there is a lateral smaller flower. These are called as actually younger and smaller flower. Okay, and this such arrangement is called as a basipetal arrangement. Okay, and let's talk about the sympodial structure. Now if you see over here, the main axis has been formed over here in such a way that there is always, see, this is a continuation in such manner. Okay, formed by fusion of many sub branches. You can say formed by fusion of many sub branches. Therefore sympodial. Therefore it is called as a sympodial arrangement. Now let's talk about the types of racemose. Okay, types of racemose inflorescence. So here first under this is raceme. It is same as racemose, means you have to understand, suppose this is the main axis, acropetal arrangement, flower shape will be getting reduced and reduced and reduced. Okay, so what I should write over here, pedicellate flower, means what, stalk will be there, then bisexual, you can see over here, bisexual flower, then other is acropetal arrangement, and third is the monopodial. Okay, so these are the characteristic of raceme inflorescence. Example you should always remember over here is mustard and radish. So these are the very two important examples over here. Okay, so let's talk now. Second type in this is a panicle inflorescence, which will be, you can say, branched raceme. Branch raceme. Okay, this is the main axis again, so it will be showing branching but acropetal arrangement in the branching also. Okay, in such manner, but at the tip there is no flower, always keep in mind. So again this, and again this, again the base. So like this way you can keep on drawing the flowers. So this is a branching. Example you should remember over here is Caesalpinia, okay, which is commonly called as a gulmohar, and such raceme is also called as a compound raceme. What raceme? Compound raceme. If I talked about here third type, then it is called as a spike raceme. Means what? Flower will be like this on the main axis. Okay, so here what I should write, flower are bisexual and sessile flower, means what, stalk is absent. Okay, these are sessile flower absent of stalk. You can see directly floral part is attached to the main axis. Coming to the fourth one, if I talked over here, it's called as a catkin. Okay, similar to spike only, but the speciality is that it is pendulous inflorescence. That means what, it is hanging. It is called as a hanging inflorescence. If I draw the structure like this, it will be keep on hanging. See, there is no stalk. Okay, so flowers are sessile flower, and the speciality another is unisexual. Flowers are unisexual. Example you should remember here is morus or mulberry. These are the important examples. Okay, let's talk few more. The fifth one is called as a spikelet inflorescence, which is seen in the wheat. Very important example. Okay, for the spikelet inflorescence, this is the main axis, sub branch will be showing like this, and here there is a presence of one called as a fertile glume. Questions will be coming from this region only. So fertile glume will be present over here. Then just above the glume there is a presence of palea. Okay, what is this? Palea is a modified bracteole, which is a modified, you can say, bracteole. And just above this there is a presence of a pair which is called as a laudicules. Okay, these are modified tepal, and if I take some
structures which are called as the three anthers will be present over like this. Okay, so what you can say, three anthers will be present over here, and the stigma will be a bifid stigma, and it is a feathery. Okay, it is a bifid stigma and it is a feathery. The characteristic which is here, whatever seen, it is extremely important. Therefore, this fellow is spikelets inflorescence is very well famous for the examination purpose. There is a presence of the one fertile glume. There is just above there is a presence of palea, which is a modified bracteole, and this fertile glume is nothing but the bract, you can say. And these are pair lodicules. Then just above there is a presence of three anthers and the bifid stigma, and it is a feathery type. Okay, this is very important you to remember over here. Now if I talked about the sixth type of inflorescence, it is called as a spadic inflorescence, which will be having the main axis, and on the main axis there is a presence of female flower. Okay, female flower, but these are sessile, and there is a presence of above male flowers. These are male flowers, sessile again, and both will be covered by a leafy structures like this, which is called as a spathe. And what is spathe? This is the modified bract. This is only the question area, and this is again EXIMP inflorescence. Next type is, we are going to start with the seventh one, which is called as a core-rim inflorescence. Okay, now here if I draw one stalk like this, main axis, okay, lower, or you can say older flower has longest pedicel. Okay, pedicel. So how? From this node, then from this node flowers will be start arising. Okay, if you see, this is the last one, and therefore it is a longest pedicel. If I talked about the short one, okay, so this is short, which is present at the tip, and all will be maintaining a same level over here. So same level is maintained, or you can say same plane. All flowers are arranged on the same plane. Okay, and upper younger flower has shortest pedicel. So this is younger flower had shortest pedicel. That's it. Example you have to remember over here is cauliflower. Okay, and you have to remember this, that is short main axis. Main axis will be short in size. Now similarly, there is one more type, is that is the 8-1 umbel inflorescence. It is of two types. Okay, one is called as a simple umbel. Then your example should be onion. For the simple umbel, extremely important area from where the questions arise. And second is a compound umbel. Here it is example coriander and carrot. Coriander and carrot. If I draw the structure, the main axis is very short. Okay, very short main axis, and from here lot of branches will be keep on arising, and there is a again at the same level all the flowers will be seen. Okay, the older one and then smaller flowers, older one, smaller flowers. Okay, flowers has the same length of pedicel, but here all flowers has same length of pedicel. This is very important characteristic over here. Okay, but this is very simple one, you can say simple umbel. Now if I talk about the compound umbel, they will be in this manner, branching manner. Okay, all will be arranged in the same plane. Again one branch, again the same plane, again the branch, again the same plane. This is how the compound umbel look like. Compound umbel. Now our ninth type of inflorescence is called as a capitulum inflorescence. In capitulum inflorescence, the main axis is flat. Okay, that is example you can say in the Asteraceae. So by the name itself you come to know the family member also here, that is a sunflower. Okay, and one more example is that Sonchus. Okay, arrangement will be acropetal arrangement. So let's draw the diagram. This is a base. Okay, ray floret,
and these are the disflorate. Okay, so disflorate and the reflorate. Over. Coming to the 10th one, that is the capitate inflorescence. Now it will be, the main axis will be at swelling at the tip, and these are the flowers which will be seen over here. Okay, so example here is mimosa. Second example is acacia. Main axis is bulb like, and here we completed the raceme type of inflorescence. So let's talk about the cymose inflorescence, types of cymose inflorescence. Okay, here it is of very important to understand uniparous cyme, which is also called as a monocacial cyme, but it is of two types. If I take over here helicoid cyme, and other type is scorpioid cyme. First of all, try to understand helicoid cyme. Main axis terminate into the flower, main axis terminate into flower, main axis terminate into flower, main axis terminate into flower. But if you see, all flowers are on one side only. Therefore, right hand coiling you can say, or either you can say the left hand coiling, but only one side. So flowers produce on same side. Next, if I draw a scorpioid, main axis terminate into flower, main axis terminate into flower. See here, it is now zigzag way. Hope you are understanding. Okay, so flower produce on branches but on same side. Again, these are on same side, but the reason is they are in the form of branches. They look like zigzag. You can write over here zigzag type. Okay, next, here example you will study that Solanaceae, then Datura, means Datura only, and Atropa are the examples over here, Solanaceae members. And this example over here is Ranunculus, very important. Okay, now the thing which you have to remember over here is, this is the first one, helicoid cyme. Okay, now if I talk about second, that is a biparous or dicacial. Okay, this is monocacial, in that there is a two types. Now we are talking about biparous, that is the dicacial type. Here also you have to remember one thing. Suppose this is the main axis which terminate into flower, and this is the main axis which terminate into flower, this is the main axis terminate into flower. Okay, so biparous, two sides, and again there will be the flowering on the side by side in such way. This is example bougainvillea. Okay, biparous means two sides, form branches twice. Okay, form branches twice, 1 2. Okay, from the main axis, opposite to the main axis. Now if I talked about the third one, which is also called as a polycacial, or you can say multicarpus cyme. In this what happened, example is, first of all you try to understand Calotropis. Okay, this is the example. I am taking this diagram over here, there is no space. Okay, this is the diagram of polycacial cyme. Main axis terminate into flower, then there will be the branches, main axis terminate into flower, main axis terminate into flower, main axis terminate into flower, and then there is a side flowering. Okay, again flowering, smaller flowers. Hope you understood this multicacial or multiparous here also. So in such way it will be looking. Example here Calotropis. Okay, now this is the classification. We will study now special type of inflorescence also. So let's proceed with our special type of inflorescence. In this first example is Hypanthodium. Example Ficus carica. Okay, which is nothing but the fig. Second example you can take here
Ficus religiosa, that is people. Okay, all ficus family you can take over here. Now if I take the diagram section, fig section now, this is how it will be looking, Hypanthodium. Okay, at the base there is a presence of ovary style stigma, ovary style stigma, ovary style stigma. Okay, this is the sterile female flower. Okay, now there are also in between there are flowers. So there is a fertile female flower. In short, here at this junction there is a presence of two types of the flower, 1 and 2. Okay, one is the fertile female flower and other is the sterile female flower. Okay, now if I talk about here upward side, there is a presence of anthers. Okay, male flower you can say, male flower having sepals and androecium. Now what happens here, this swelling area is called as a axis or receptacle. Now here pollination is done by wasps. Okay, also called as a gall wasps, that is blastophaga. Okay, now that blastophaga will be try to go inside and come outside, go inside and come outside, like this way the pollination will be taking place. But what purpose is going inside? Okay, now suppose there is a sterile flower, ovary, and this is a lateral style and there is a presence of stigma. On the sterile flower the wasp will go and deposit their egg, therefore the stigma becomes the lateral. When the larva, when this egg hatches, larva will be coming out and they start eating the same flower. They start eating the same flower and many wasps will be coming out. Okay, in during that season also there is a pollination can possible. Okay, this is how the Hypanthoda inflorescence will be getting pollinated. Now the second type is, you have to understand here in the special type, it is a verticillaster inflorescence. Example you have to understand over here is Ocimum and Salvia. These are the two very important examples, Ocimum and Salvia. In this condition, we should remember that this is the main stalk turn into flower, main stalk turn into flower. Okay, just now you studied that biparous. Okay, this is a biparous sign, but you know that there is a scorpioid arrangement also, so zigzag. I hope you understood the zigzag arrangement. Similarly from here the flower will be started terminating. Okay, zigzag arrangement. So this zigzag arrangement is called as a scorpioid sign. Okay, but uniparous. Why? Because they are only on the one side. Okay, but while writing, how you will be understanding this? It will be biparous sign for one or two times, and then it will be uniparous scorpioid sign. Therefore this is a special type of arrangement. Actually it is a sign only, okay, but biparous first and then only on the one side, therefore uniparous, but arrangement is scorpioid. Just now we seen in the uniparous sign. Okay, so shows both the characteristic. Now third special type if I talked over here is Cynthium inflorescence. Here it will be look like a pot shaped structure. Okay, this is called involucre, or you can say spathe. Example you can take over here is Pointia. This is the main stalk, and from here there will be smaller anther inside. Some smaller anther will remain inside and few will be coming outside. Suppose few longer anthers will be coming outside, and there is a one bifid stigma and it is a feathery. Okay, so stigma is bifid and feathery.
This is the special characteristic and special examples for this inflorescence. Okay, so we completed here inflorescence also. So our next topic is now families. So before entering into the family, you should study about some symbols and their description. Okay, so first here bracteate, Br, absent bracteate, then E bracteate. It is known as E bracteate flower, EBR. Actinomorphic flower, radial symmetry. Then we will show plus in the circle. Okay, like this. Zygomorphic bilateral symmetry. Then the percentage. Bisexual flower, you know very well this condition. Staminate flower, male part, female epistillate, female. Okay, calyx we represent by K, and at the base there will be the number. Free polycephalus, if it is fused, gamocephalus. I had already explained you what is this. Okay, and K number at the base, example K 5 free, so no bracket. If K 5 bracket, then it is a fused. Okay, this is how we represent. Next, corolla, capital C, number, polypetalous if it is free, and gamopetalous if it is fused. Okay, नेक्स्ट एंड्रेशियम ए, गाइनोशियम जी. ओवरी सुपीरियर रहेगा तो नीचे जी के नीचे डैश रहेगा, इंफीरियर अबाउ डैश रहेगा जी के ऊपर, और नीचे नंबर रहेंगे. नेक्स्ट एपिगाइनस फ्लावर. ओके, ओवरी हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर तो बीच में डैश रहेगा. इफ एंड्रेशियम इज अटैच टू करोला तो करोला एंड एंड्रेशियम के बीच में ऐसी कंडीशन रहेगी, ऊपर ब्रिज बनाएंगे जिसको कहते हैं एपिपेटालस, एंड पेरियांथ विल बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल पी. So let's talk about the first family called as the Malvaceae family. Example China rose, hibiscus family. Okay, flower की पहले बात करेंगे. This is a pentamerous, multiple of 5. Hypogynous means all whorls attached to the thalamus below ovary. Ovary is superior. Complete रहेगा तो 4 whorls are present. Actinomorphic means what? Radial symmetry it will be showing, and hermaphrodite means bisexual flower. Coming to the next point, bracteate or E bracteate can be seen. Extra whorls are present, known as एपिकैलिक्स और 7 इन नंबर बट फ्री. ओके, कैलिक्स की बात करूंगा. दीज आर 5 सेपल्स कॉल्ड एज अ गैमोसेफेलस. वेलवेट एस्टिवेशन, देयर इज नो ओवरलैपिंग ओके बिटवीन द कैलिक्स. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द करोला, देयर आर 5 पेटल्स, therefore called as a polypetalous, attached to the staminal tube. Next, twisted estivation. Next, about androecium, many anthers are present, and monothecus, one lobed. Monoadelphous condition will be seen, that is fused, and epipetalous. Okay, gynoecium pentacarpellary, seen carpus, axial placentation, and ovary is superior. This is how the floral formula is given to you. Floral formula will be asked in the examination. It can be asked in the examination in the form of mesophylline type of question, or choose one of the correct option. Okay, and this is how the floral diagram is given to you. You can study all this condition whatever has been given in the floral diagram above. And anther, if you see over here, androecium, these are infinite and they are fused. Okay, so therefore in the bracket, and there is a bridge formation over between the corolla and androecium. So very important. Okay, bracteate or ebracteate, then plus actinomorphic, bisexual, epipetalous, K5 C5. Okay, K7 K5 fused. Okay, then C5 infinity androecium, that is fused, and G and then 5. Okay, I hope you are understanding this diagram very properly. The next topic is economic importance of the plants. Okay, ornamental plant, these are hibiscus, China rose. Then vegetable, okra, and then fiber yielding plant, cotton, gossypium. Okay, then Brassicaceae family we are going to start, also called as a crucifer. In Brassicaceae family, flower is actinomorphic but zygomorphic in, you can say, candytuft. This is one of the example. Now complete hypogynous, complete flower, hypogynous, and then bisexual condition, di or tetramerous, and also it is ebracteate. Calyx, 4 sepals, polycephalous, arranged in 2 whorls, imbricate estivation, 2 out and 2 in. Corolla, 4 petals, arranged in a Greek cross. I had already explained you this. Polypetalous, valvate estivation. Now corolla will be showing the valvate estivation, and calyx will be showing the imbricate estivation. Androecium 6 stamen, tetradynamous, 2 outer and short, 4 inner and longer. Short 4 inner and longer. Okay. Gynoecium bicarpellary, seen carpus ovary, unilocular, but becomes bilocular due to replum, parietal placentation. Ovary is superior.
whatever this thing is mentioned, we had already covered these points. Okay, floral formula E bracketed, then plus bisexual K 2 plus 2 in the fused condition, then C4 A2 plus 4 G, then 2. Okay, G means superior ovary, you can say over here. Now this is how the floral diagram has been mentioned. Just follow above explanation and see the diagram also, you will understand properly. Economic important effect covered over here, that is a Brassica campestris, mustard for oil secretion. Then Brassica oleracea, that means variety is there, botrytis. This is cauliflower, and the Brassica oleracea means variety is given here, capitata, that is a cabbage. Another example is there, Embris amara, that is a candy truffle. Next family, that is Liliaceae, monocot family, that is a lily family also. Okay, floral formula is given to you. Okay, very important floral formula. Again, the floral diagram is mentioned over here. Tepals if free, gap will be there. If fused, then they will be shown like this. Okay, now flower, actinomorphic, bisexual, incomplete hypogynous flower, perianth 6 tepals in 2 whorls of 3 each, and they may be free or fused. Androecium, there are 6 stamen in the 2 whorls, epiphyllous. Gynoecium tricarpellary, syncarpous, axial placentation, ovary superior. Economic important has been mentioned over here. Lily, tulips, gloriosa, ornamental plants, edible, onion, garlic and asparagus. Medicinal plants are there, aloe vera and colchicine, that is a colchicine, that is a mitotic poison, arrest cell division in the metaphase. And one more is there, yucca and the smilax are the examples over here. Okay, so this is how the Liliaceae family floral formula is mentioned over there. Just go through it. Compare your NCERT floral formula also and study the NCERT most. First priority should be NCERT floral formula. See, compare and study. Now our next family is the Fabaceae family or Papilionaceae, subfamily also called as a Leguminosae. Flowers are zygomorphic, bisexual, hypogynous, complete, bracteate. Calyx, 5 sepals, gamocephalous, valvate or imbricate estivation, corolla 5 petals, descending imbricate, maxillary. Now Androecium 10 stamen, diadelphous, condition 9 plus 1, 9 are fused, 1 is free. Gynoecium monocarpellary, marginal placentation, ovary superior. Floral formula is mentioned over here. Just compare your floral formula. Okay, I think NCERT will be written in this format. Just go through it once. Okay, this is how the floral formula is given to you. Many times floral diagram is mentioned in the examination and you have to guess the which family does it belongs. Okay, economic importance of the plant, pulses, gram, then moong, Pisum sativum, groundnut for oil, Arachis hypogaea. Okay, tur dal, Cajanus, kaja, then soybean, fibers, sun hemp and dye for indigo. Okay, next ornamental here, lupin, sweet pea, these are the examples over here. Next family we are going to start is a Solanaceae family, that is also called as the potato family. Floral formula is given to you. Okay, floral diagram is mentioned to you. This is the how the floral diagram mentioned over here. Persistent calyx present and the persistent sepals are present. Okay, next economic important, through this only you can describe all the things. Economic important, potato, tomato, brinjal, chilies, capsicum, tobacco, and medicinal plants are belladonna, ashwagandha, dilates pupil, that is atropine is obtained, hallucinogenic drug is also obtained, datura, drug yielding plants. Student, keep one thing in the mind during studying of this economic important. Whatever the common names are there and the botanical name is not given, you can search for the botanical name also, because sometimes they may twist the question with respect to the common name and the botanical names. Okay, so by this we had completed the family also.